हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क का देख रहे थे, समझ रहे थे उसमें क्या लेयर्स होती हैं, उनको समझ रहे थे। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमारी कई बातों पर डिस्कशन हुआ। एंड आर्किटेक्चर बनाने के लिए आप टेंसर फ्लो, सिक्वेंशियल मॉडल, डेंस लेयर, इतना ये तीन चीज़ें तो लिखते ही हो। बाकी अब आपका मैटर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लेयर लो। ठीक है। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन चल रहा था, ये एक पोर्शन मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर कि देखिए, आप हिस्ट्री जो है उसको यूज करिएगा। मॉडल डॉट फिट लिखें तो हिस्ट्री इक्वल टू करके लिखिएगा, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग होगी वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। एंड फिर बाद में मुझे आसान होगा कि मैं जो है इसका प्लॉट बना सकूं। तो क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा तो एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, इनका प्लॉट बनेगा और लॉसेस का प्लॉट बनेगा। ठीक है। और यदि सिर्फ रिग्रेशन का होगा प्रॉब्लम तो सिर्फ लॉस का प्लॉट बनेगा, क्योंकि वहां एक्यूरेसी वाला मैटर नहीं रहता, वहां सिर्फ लॉस रहता है रिग्रेशन के अंदर। ठीक है। तो आपने ये प्लॉट भी बनाए। ठीक है। और देखा कि ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी हुई है, हम आगे बढ़े। ठीक है। मेरे पास इरीज का डेटा है। ठीक है। स्केलिंग की बात हो रही थी आपसे। एंड जैसा कि ये कहा गया कि डीप लर्निंग के अंदर जो डेटा की डिमांड होती है वो स्केल्ड डेटा की डिमांड होती है। ठीक है। तो आप उसको स्केल करें एंड देन फिर जो है उसको यूज़ करना। ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर स्केलिंग करा। एंड उसमें भी आपने मुझसे पूछा था कि सर ये फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और सिर्फ ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर है। तो फिट में आपसे ये कहा गया कि हम मीन और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट होगा तभी जाके आप एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा करोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि स्केलिंग होगी। ठीक है। ये आप करके रखते हो। तो एक बार मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया तो एक्स ट्रेन का तो हो गया, एक्स टेस्ट में मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म लगा के काम कर दूंगा। ओके। ये जो है आपको मिलेगा। ठीक। एंड देन बस ये वाला डेटा आप यूज करिए ट्रेन करने के लिए अपने मॉडल के अंदर। ठीक है। फाइन। तो आप करेंगे ये एरर जानबूझ के मैंने शो करा है यहाँ पर, वो अपने प्रीवियस डिस्कशन के रिगार्ड्स में है ये। ठीक है। तो हो चुकी है बातें। एंड देन फिर यहाँ आप कंपाइल करने के केस में, ठीक है, लेट मी गो बैक। ये कंपाइल जब हो रहा है आपका, ये वहां पर आप तीन चीजें लिख रहे हो अभी, दैट इज ऑप्टिमाइजर एडम, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और मैट्रिक्स एक्यूरेसी। ठीक है। तो यदि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और मल्टी क्लासिफिकेशन है तो आपने कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखा, और एक मैंने नाम लिया था एडिशनल स्पार्स। तो इन तीनों के बीच में भी क्या अंतर है मैं इसी लेक्चर के अंदर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। तो अगली बार आप कोई आर्किटेक्चर बनाए तो स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं रहता, गलती हो जाती है। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन, है ना। एंड वेयर ईच सैंपल बिलोंग्स टू वन आउट ऑफ एन क्लास, हर एक सैंपल किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, और यहां पर वन हॉट एनकोडिंग करनी पड़ती है। द डेटा इज वन हॉट एनकोडेड। ठीक है। ये टास्क होगा। अब भाई क्या है कि मैंने अपने डेटा में वन हॉट एनकोडिंग तो करी नहीं थी, आप देखेंगे ऊपर। ओके। जो कोड हमने यूज करा था उसमें वन हॉट एनकोडिंग कहाँ करी, लेकिन कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी तो लगाया है। ठीक है। अभी आएगा नीचे, देखते हैं, शायद हो सकता है ऊपर तो बाइनरी लगाया, आगे कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी भी आएगा। ओके।
तो भाई अभी खैर मैं इनको समझा दूं, फिर देखते हैं यूज केस कैसे बनेंगे। इरीज का डेटा है ये, यहाँ पर लगना चाहिए। ये इरीज का डेटा सेट है, और इरीज आप ये कहते हैं कि सर मल्टी क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, 3 क्लासेस हैं यहाँ पे। ओके, तो भाई ऐसा है, क्रॉस एंट्रोपी कैटेगरिकल वो मल्टी क्लासिफिकेशन का होता है, और हर एक सैंपल में किसी एक क्लास को बिलोंग करता है। यानी सीधी सी बात है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। और वो कह रहा है आपसे कि आप जो टारगेट है ना उसको एनकोड करो, एनकोडेड दो। तो क्या बनना चाहिए, इस तरीके से कुछ होगा। ओके, यानी आपका 0 और 1 यदि टारगेट है, तो एक वो y0 बना देगा और एक y1 बना देगा। एन वन हॉट एनकोडिंग तो ऐसी ही होती है, y0 और y1। और जिस समय ये वैल्यू होगी तो उस समय ये नहीं होगी, और जिस समय ये नहीं होगी तो उस समय ये होगा। ठीक है, यही लग रहा है मेरे को, है ना। वन हॉट एनकोडिंग में यही करते हैं आप। या तो डमीज क्रिएट होते हैं, डमीज बोलो या वन हॉट एनकोडिंग बोलो, डमीज ये दोनों सेम है। डमीज में क्या होता है, वो यस एंड नो बन जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं होती डमीज के अंदर, ऐसा। वन हॉट एनकोडिंग में तो आप 0 1 कर रहे हो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन है। ओके, तो बात वैसी ही है। टिक। तो अभी उसने बोला कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज माइनस वाई लॉग पी। वाई आपको पता ही है आउटकम, और लॉग है प्रोबेबिलिटी उसके आने की, जो आपको पता है, तो नॉर्मल जो होता है वो होता ही है। यूज केस क्या है, when target variables is categorical we can perform the one hot encoding and it deals with a multi classification problem। ठीक है, तो आपके पास 3 क्लासेस हैं मान लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो आप इनकी एनकोडिंग वन हॉट एनकोडिंग कर दीजिए, और कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करिएगा वहां पर लॉस फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहां बाइनरी तो लगा नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में उसने क्लियरली बोल दिया कि आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, लॉस ये होता है एंड बाइनरी लेबल होते हैं 0 1 करके, पी इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी कि आप ये कहें क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला ही यही होता है। ठीक है, तो बात ही खत्म हुई फिर तो, ये लगा भी चुके हैं। एंड स्पार्स, अब स्पार्स जो होता है ये भी कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी के सिमिलर होते हैं। ठीक है, बट यूज्ड व्हेन द लेबल्स आर प्रोवाइडेड एज इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, लेबल्स आर प्रोवाइडेड एज इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ वन हॉट एनकोडिंग, हियर द फॉर्मूला इज माइनस लॉग पी। यानी कैटेगरिकल में माइनस वाई लॉग ऑफ पी हुआ करता था, यहां पर माइनस लॉग पी हो रहा है। एंड वाई इज द ट्रू लेबल एंड वाई पी इज द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये भाई वन हॉट एनकोडिंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये नहीं कर रहा वन हॉट एनकोडिंग, यानी टारगेट को एज इट इज रखा है 0 और 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन में यूज होगा स्पार्स भी, तो टारगेट को आपने 0 1 2 ऐसे ही रखा है इंटीजर के फॉर्मेट में। ये आपका टारगेट है, इसकी कोई वन हॉट एनकोडिंग करी नहीं है आपने, इट विल रिमेन एज 0 1 एंड 2। ठीक है, ये कह रहा है वो। एंड देन फिर क्या हुआ, वी कैन यूज द टारगेट वेरिएबल इज कैटेगरिकल बट नॉट वन हॉट एनकोडेड। ओके, तो इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, द ट्रू लेबल्स शुड बी वन हॉट एनकोडेड, जो डिफरेंसेस बता रहे हैं आपको। In binary cross entropy, the true labels should be 0 and 1, and in sparse, there should not, they are represented by integers. That means the class indices, class index value से वो represent किए जाएंगे, but not in the form of one hot encoding। तो आपको यदि मल्टी क्लासिफिकेशन करना हो तो जो है आप क्या कर सकते हो, या तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी कर सकते हो, एंड या तो स्पार्स कर सकते हो। कैटेगरिकल करोगे तो आप अपने टारगेट को वन हॉट एनकोड करो, और यदि नहीं कर रहे हो, उसको वैसा कि वैसे ही रख रहे हो, तो स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करो, जिसमें आपकी जो टारगेट है वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, इट शुड बी इंटीग्रल इंटीजर इन नेचर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मल्टी क्लासिफिकेशन, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये मल्टी क्लासिफिकेशन विद इंटीजर लेवल। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 0 1 2 है,
इंटीजर है, मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो स्पार्स लूंगा। यदि मेरे पास कैटेगरिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल मल्टी क्लासिफिकेशन है, तो मैं कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लूंगा। तो भाई वही कहना है, बेसिक तो समझो यार, बेसिक समझो, कहाँ कौन सी चीज लगाना है, यही तो समझने का मैटर है। ओके, तो आपने अच्छा, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, इसके कंटेक्स्ट में आर्किटेक्चर कैसे बनेगा ये भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाली बात है। तो जब कैटेगरिकल करा आपने, ठीक है, जब आपने कैटेगरी का, अभी देखेंगे कैटेगरी का क्रॉस एंट्रोपी बाइनरी लगाया ना कैटेगरिकल, तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा, समझाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, कैटेगरिकल बोलता है वन हॉट एनकोडिंग करो, ये कहता है नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बाइनरी लेवल से काम चलाऊंगा। और ये बोलता है कि मेरे को भी वन हॉट एनकोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, इट इज डीप लर्निंग में सर मैं लॉस फंक्शन बता रहा हूँ, बाइनरी, कैटेगरिकल एंड स्पार्स। तो बात है स्पार्स के अंदर बोल रहा है कि वन हॉट एनकोडिंग नहीं लगाना, इसको अवॉइड करो। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो जैसे डिजिट रिकॉग्नाइजेशन है 0 से 9 तक का, इमेज क्लासिफिकेशन विद 10 क्लासेस, ये वहां लग रहा है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में यानी स्पैम डिटेक्शन, मल्टी क्लासिफिकेशन स्पार्स के मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वेयर द लेबल्स आर इंटीजर इन नेचर। ठीक है, वहां पर ये लग रहा है। ओके, ये डिजिट नहीं, मुझे लग रहा है कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए था, भाई डिजिट बोल रहा है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है इनका। अब यदि अपन प्रॉब्लम देखें, इरीस का डेटा सेट है, इरीस मल्टी क्लासिफिकेशन है, और इरीस के अंदर आपके पास जो 3 क्लासेस हैं वो है सिटोसा, वर्जिनिका, वर्जिनिका एंड वर्सिकलर, ये 3 है। अब ये बताइए, ये टारगेट न्यूमेरिकल है या कैटेगरिकल है, और मेरे को कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए, कौन सा लॉस फंक्शन लगाऊं? बाइनरी तो है नहीं, 3 क्लासेस हैं, तो मल्टी क्लासिफिकेशन हो गया। और यदि मैं कैटेगरिकल लगाऊं, क्योंकि अब नाम से तो यही है, वर्जिनिका, वर्सिकलर एंड सिटोसा, तो ये तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो गया। और कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो गया तो भाई मेरे को इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन हॉट एनकोडिंग में। इतना आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन देखते वक्त कि करना क्या है। और मेरे को तो ये प्रैक्टिस करते हुए, चीज़ों की गलतियां करते हुए, ऐसे ऐसे फिर समझ में आया है कि यार अच्छा होता है, एवरीथिंग आई डिड प्रैक्टिकली, और फिर तब जाके समझ में आया है, कोई समझाने वाला तो नहीं रहा हमारे लिए। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करने दूंगा मैं। तो इरिस का डेटा, मल्टी क्लासिफिकेशन का डेटा, ठीक है, और टारगेट कैटेगरिकल इन नेचर, तो भाई यहां पर ये भाई क्या लगा रहा है, ये देखो, ये लगा रहा है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। लेकिन उसके लगाने के पहले आप इस चीज पे ध्यान दो, कहां गया ये जो है, हाँ, एक तो इसने फिट कर दिया, फिट ट्रांसफॉर्म करा, बाद में लेबल वो भी कर दिया इसने, वन हॉट एनकोडिंग कर दिया, लेबल बाइनराइजर का यूज करा इसने, वन हॉट एनकोडिंग कर दी, उसको 0 1 2 कर दिया। ठीक है, 0 1 2 कर दिया, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाई, और फिर ये कैलकुलेट कर रहा है अपनी एक्यूरेसी, शॉर्ट मैथ एक्टिवेशन फंक्शन यूज करा। ठीक है, और यहां पर लिखा कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये वन हॉट एनकोड करो आप, ठीक है, अपने टारगेट को। ओके, कोड वैसा कि वैसा ही है, इरीज का डेटा लोड करा, लेबल बाइनराइजर करा, लेबलिंग कर दी उसकी। ओके, एंड देन आप ये देखिए यहां पर आर्किटेक्चर भी लगभग वैसा ही है, शॉर्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन है मल्टी क्लासिफिकेशन करने के लिए। ओके, और यहां पर कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करा, ट्रेनिंग कर दी, 50 ईपो तक चला रहा है वो, स्कोर्स मिल गए आपको एट द एंड ये चलने के बाद। दैट मीन्स एक्यूरेसी 60%, वैलिडेशन इज 50%, मतलब कम एक्यूरेसी आ रही है इस आर्किटेक्चर में। ठीक है, अभी भी चलो देखते हैं आगे क्या है। ये अगला एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है मेक क्लासिफिकेशन वाला, जहां पर बाइनरी टारगेट है। बाइनरी टारगेट है तो आपने आर्किटेक्चर में सिग्मोइड ले लिया, 1 न्यूरॉन ले लिया, और क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, डेंस और ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करा है, ड्रॉप आउट ताकि आप
ओवरफिटिंग से बच सके। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉप आउट लेयर लगा रखी। बाकी डेटा आप हर बार स्केल करके दे रहे हो, ये कोड कॉमन है। ठीक है, ये कोड कॉमन है। तो आप जब ये कर लेते हो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हो, उसके बाद स्केलिंग कर दीजिएगा अपने डेटा की, और फिर उसके बाद ये आर्किटेक्चर बना रहे हो, एंड देन फिर आप एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दीजिएगा ट्रेनिंग करने के लिए। कंपाइल करके रखना पड़ेगा आपको। ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखा है क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी भी ट्रेनिंग हुई, ये 93% का स्कोर आया। देन मेक ब्लॉब्स करके डेटा है मेरे पास। ओके, और मेक ब्लॉक्स का जो डेटा है, ये भी आपका क्लासिफिकेशन का डेटा है। ओके, और जैसा यहाँ लग रहा है, यहाँ पर मल्टी क्लासिफिकेशन है, और मल्टी क्लासिफिकेशन है लेकिन ऑलरेडी न्यूमेरिकल में है। वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में है। क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल में है, ऑलरेडी इंटीजर में है, तो मेरे को कैटेगरिकल नहीं लगाने का। मैं ऐसी स्थिति में स्पार्स लगा रहा हूं। जब आपका टारगेट ऑलरेडी मल्टी क्लासिफिकेशन का हो और न्यूमेरिकल में हो, तो आप स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगा सकते हैं। उसको फिर आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आपने ऊपर करा था इरीज के साथ। इरीज का था कैटेगरिकल में, तो आपने कैटेगरिकल की लेबलिंग करी, और फिर आपने उसको कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी के अंदर दिया। ये काम ने करा था आपने। ठीक है, यहां नहीं करना। जब आपको ऑलरेडी टारगेट न्यूमेरिकल में है तो फिर नहीं करना, है ना। देख लीजिए आप, मैंने सिर्फ स्केलिंग करा है डेटा का, आर्किटेक्चर बनाया है, ओके, और सीधे कंपाइल कर रहा हूं और रन कर रहा हूं। ठीक है, आप बस टारगेट से समझ जाइए, पता चल जाएगा। ओके, ये चीज रही, ये भी ट्रेनिंग हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी सी हैरत है मुझे इस काम को लेकर। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी ये भाई 100% दे रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग वैलिडेशन दोनों एक्यूरेसी 100% दे रहा है। ठीक है, और लॉसेस कम पे कम जो हुए हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग वैलिडेशन पूरी 100% एक्यूरेसी। ठीक है, क्या हमने यहाँ डेंस के साथ ड्रॉप आउट यूज करा? नहीं करा। नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन। तो इस आर्किटेक्चर में नया क्या बताया हमने? बैच नॉर्मलाइजेशन बताया। ठीक है, ये टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैच नॉर्मलाइजेशन जो है, आप क्या करते हैं वहां भी यही है जो आपने ऊपर ये स्केलिंग में करा ना। बैच नॉर्मलाइजेशन में यही तरीके शिफ्टिंग होती है वहां पर भी। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन में यही पता, शिफ्ट होता है वहां पर। और शिफ्ट या ट्रांसफॉर्म कहें तो ये आपका उद्देश्य एक ही है कि भाई मैं डेटा को क्या कर सकूं, नॉर्मलाइज कर सकूं। क्योंकि यदि नॉर्मलाइज्ड डेटा लेयर बाय लेयर जाएगा, तो फिर मेरे डेटा के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा। लेकिन यदि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो गया, ऐसा वैसा हो गया, तो मेरे को रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। यहाँ पर अब क्या हुआ कि एक तो पहले ही डेटा छोटा कम था। ठीक है, 1000 सैंपल लेकर चल रहे थे, तुमने वैसे ही स्केल करके डेटा को दिया था। उसके बाद तुमने हर जगह नॉर्मलाइजेशन अलग लगा दिया, तो वो भाई एक्यूरेसी शुरुआत से 100% देना लग। पहले तो 75 थी पहले इटरेशन पे ट्रेनिंग की, वैलिडेशन तो 100% ही चल रहा है वो शुरुआत से ही। ठीक है, और बाद में ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी 100% हो गई, कहीं भी रुकी नहीं, 100 से ही नीचे तो आ ही नहीं रही है दोनों। ऐसा काम हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का ऐड करना, ओवर फिटिंग, ड्रॉप आउट का ऐड करना, ओवर फिटिंग, रेगुलराइजेशन का ऐड करना, ओवर फिटिंग। क्योंकि हमारे पास मॉडल में यही समस्या होती है, ओवर फिटिंग की या अंडर फिटिंग की होती है। ठीक है, तो अंडर फिटिंग की यानी कि स्कोर कम आएगा, एक्यूरेसी कम आएगी। तो अंडर फिटिंग को करने के लिए, बेटर करने के लिए, ये तुमने जो नॉर्मलाइजेशन डेंस वेंस लगाया, इनको हटाओ पहले तो, देखो इनको, और अपना आर्किटेक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, यानी उसमें और लेयर बढ़ाओ और न्यूरॉन बढ़ाओ। क्योंकि आपके सवाल हो सकते हैं कि सर ओवर फिटिंग को दूर करने के लिए तो आपने बोल दिया कि स्केल करके दे दो, ड्रॉप आउट लगा दो, नॉर्मलाइजेशन लगा दो, रेगुलराइजेशन लगा दो, तो कोशिश करो कम हो। ठीक है, अंडर फिटिंग के लिए क्या कर सकते हैं सर? अंडर फिटिंग में लेयर बढ़ाओ, न्यूरॉन बढ़ाओ। ठीक है, ये ड्रॉप आउट जो आपने ज्यादा ले रखा है, कम करो इसे। ठीक है, मतलब जब ट्रेनिंग ही प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो पा रही, तभी तो मॉडल सीख नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा तभी तो अंडर फिटिंग हो रही है। तो उसको सिखाना पड़ेगा ना यार। तो सिखाने के लिए आर्किटेक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा, बड़ा करो आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो ऐसा है।
एंड फिर उसमें कई बार, एक बार ओवर फिटिंग के लिए तो चलो ठीक है, अंडर फिटिंग के लिए चैलेंजिंग हो जाता है वो, वहाँ और देखना पड़ता है कि यार कितना बड़ा आर्किटेक्चर करें, कितनी और लेयर जोड़ें। एक जनरल आर्किटेक्चर के साथ तो अपन ओपन अप करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, बाद में फिर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, फिर उसमें डेटा को भी चेक करना पड़ेगा आपको कि डेटा भी व्यवस्थित है कि नहीं है। तभी मेरा मॉडल समझ क्यों नहीं पा रहा डेटा को, रेजोल्यूशन कितना रखा है मैंने, ज़्यादा छोटा तो नहीं रख दिया तो वो फीचर ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ढंग से। तो कम से कम मॉडल का रेजोल्यूशन, मतलब उसको जो चाहिए इमेज का वो ठीक करो। तो बहुत सारी स्थिति बनती है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं यार वो ग्रे स्केल इमेज है या आरजीबी कलर की इमेज है, तुम कन्वर्जन तुमने करा या नहीं करा प्रॉपर, तो आपकी प्री प्रोसेसिंग ढंग की है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, उसकी डिमांड क्या है, यदि प्री ट्रेनिंग लगा रहे हो तो बहुत सारी लफड़े दफड़े रहते हैं। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, इट्स इट्स बीन अ चैलेंजिंग पार्ट, है ना, इट्स नेवर बीन एन इजी कि आप ये सोच रहे कि प्रोजेक्ट हो गया बन गया ना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये मशीन में भी माथा देना पड़ता है बहुत, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलता है। खैर एनीवेज, तो कम से कम जितना हमें पता है उतने में तो हम सही करके निकलें, फिर बाद में देखेंगे यहीं गड़बड़ होगी तो फिर कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए स्पार्स कहाँ लगा दिया, कैटेगरिकल कहाँ लगा दिया, बाइनरी कहाँ लगा दिया। ठीक है। हाँ, ये रहा एक और, जैसे मेक सर्कल्स करके एक और ले लिया। ठीक है, ये भी आपका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। अगेन वही डेटा को स्प्लिट करा, स्केल करा, मैंने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बना दिया, 64 डेंस लेयर, 32 डेंस लेयर, 1 डेंस लेयर, आखिरी में सिग्मॉइड लगा दिया। ठीक है, इनपुट शेप दो का, यानी दो फीचर दे रहा हूं मैं ट्रेनिंग होने के लिए, टारगेट में एक ही आ रहा है, मतलब सिग्मॉइड है, मल्टी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लासिफिकेशन है, बाइनरी है। ठीक है, और हमेशा ध्यान देना, जब बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो 1 न्यूरॉन ही होना चाहिए आखिरी लेयर पे, और एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होना चाहिए। और जब मल्टी क्लासिफिकेशन होगा तो आखिरी लेयर पे जितने जितने आउटकम्स हैं, ठीक है, जितनी क्लासेस हैं उतने न्यूरॉन होना चाहिए, और एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फाइन। एंड बाकी आपको ये बता ही दिया मैंने कि कब क्या लेना है, कब क्या लगाना है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया, यहाँ बाइनरी क्लासिफिकेशन लगाया, अर्ली स्टॉपिंग नाम का एक कॉल बैक, ये पूछा भी था पहले आया कि सर आप, ये देवेशी पूछ रहा था सर चेक पॉइंट वेक पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, और ये सब कॉल बैक्स के अंदर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें कॉल बैक का एक फीचर अपन ने यूज करा, अर्ली स्टॉपिंग, पेशेंस 10, रिस्टोर बेस्ट वेट्स इक्वल टू ट्रू। देखिए क्या होता है, आपने, क्योंकि मशीन ये डीप लर्निंग के अंदर ये कहा जाता है कि भाई कम से कम आपके ईपो 100-150 तो चलना ही चाहिए। लेकिन आजकल हमारा डेटा और डेटा के करस्पॉन्डिंग अल्गोरिदम ही इतनी स्ट्रांग आ गई है कि भाई मैं 100-150 तो चला ही नहीं रहा हूँ, कोई भी अभी लेटेस्ट में ईपो 100 तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ लगाने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 इटरेशन। लेकिन बोला जाता है अरे सर डीप लर्निंग है सर, 100 ईपो तो चलो चलाना ही है आपको, क्योंकि मॉडल को ट्रेन होने में टाइम लगता है। अरे भाई उतना बड़ा डेटा हो और वैसी एल्गोरिदम हो जो सीख रही हो, यदि सीखने वाली एल्गोरिदम नहीं है तो 100-150 लगाओगे तो कब तक बैठे रहोगे इन मामलों में। ठीक है, खैर एनीवेज, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर 100 ईपो लिए, और मेरा मॉडल यदि सीख ही नहीं रहा, लेकिन तुमने 100 ईपो लिए, तो भाई वो तो चलते ही रहेगा जब तक 100 खत्म नहीं होंगे। तो उसका आपने तोड़ निकाला अर्ली स्टॉपिंग के नाम से। आपने कहा कि देखो भाई मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, और जो है यदि वो लर्न नहीं करता तो मैं उसको 100 तक नहीं चलने दूंगा। आई विल नॉट डू दैट, उसको 100 तक नहीं चलने देंगे, हम उसको जल्दी रोक देंगे, क्योंकि कौन बैठा रहेगा यार 100 इटरेशन तक के लिए। तो अर्ली स्टॉपिंग यही काम करता है कि इफ योर मॉडल इज नॉट बीन ट्रेनिंग, सो उसको आप पहले ही रोक दीजिए। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो, और चेंजेस नहीं आ रहे हैं किस में नहीं आ रहे हैं, सीख कौन नहीं रहा, क्या नहीं, कौन सा कंपोनेंट देखूं कि सीख नहीं रहा। आप एक काम कर लीजिए, एक्यूरेसी को मापदंड ले लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने एक्यूरेसी को नोटिफाई कर रहा हूँ कि देखो भैया एक्यूरेसी मैंने 20 इटरेशन चला दी है और एक्यूरेसी की वही है, मतलब मेरे को पता तो चले कि सीख नहीं रहा मेरा मॉडल।
ये वही तो होता है ना, बच्चा जैसे बच्चा पहले भी उतना ही था, 10 दिन बाद भी उतना ही है, और तुम रोज पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो भाई वो तो सीखा ही नहीं, उसका उतनी ही स्कोर कार्ड आ रहा है। तो इसका टेस्ट लिया आपने, पहले भी 10 नंबर थे, बाद में भी 10 नंबर आया उसको, तो किसी ना किसी चीज को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए मैं एक्यूरेसी को नोटिफाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यार मैं चला रहा हूँ अपने मॉडल की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और 20 इटरेशन हो गए हैं, 20 से 30 हो गए, 30 के बाद भी वही की वही एक्यूरेसी बनी हुई है, इसका मतलब सीधा है मॉडल सीख नहीं रहा। या एरर को ले लो, लॉस को ले लो, यदि लॉस बदल नहीं रहे तो मॉडल सीख नहीं रहा। तो यहां पर अर्ली स्टॉपिंग के साथ पेशेंस रखा है मैंने 10 का, मैंने बोला कि भाई ठीक है ट्रेनिंग चल रही है, चलने दो। जैसे अभी मैं 10 इटरेशन हो गए, 10 के बाद मान लो मॉडल ने सीखना बंद कर दिया, तो मैं 10 इटरेशन तक रुकूंगा। आई एम कीपिंग अ पेशेंस, पेशेंस ये आपकी इच्छा कितना रखना है, 2 तक, 3 तक, 4 तक, अप टू यू कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, तो 10, यहाँ पर 10 लिखा है, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 इतना ही दूंगा। ठीक है, यदि मॉडल 4 स्टेप में, 4 इपो में सीख नहीं रहा है, तो भाई उसको बोल दूंगा तो रुक जा, तेरे बस की नहीं है। और जो भी वेट्स है अच्छे वाले उसको रिस्टोर कर लो, उसको सेव कर लो। ये जितनी भी ट्रेनिंग हुई है मेरे मॉडल की, जहां तक ट्रेनिंग हुई है, उनमें जो भी अच्छी ट्रेनिंग ट्रेनेबल वेट्स थे उनको प्रिजर्व कर लो, सेव कर लो उनको। ये काम करो, तो क्योंकि मॉडल को तो यार तुम पूरा चलने से बीच में रोक रहे हो ना यार। तो जो भी अच्छी वेट मिले हों आपको ट्रेनिंग के दौरान, तो उसी को कंसिडर करो और उसको सेव करो, बस इतनी सी बात है। ये अर्ली स्टॉपिंग का है, और अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक के अंदर आता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ मुझे कहाँ लिखा है, ओके ठीक है, या मेंशन कर दिया कॉल बैक्स इक्वल टू अर्ली स्टॉपिंग डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ कहीं मैंने इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं मारा, क्या मार दिया, हाँ, ये करा ना, टेंसर फ्लो के करास से कॉल बैक उठाया, कॉल बैक से अर्ली स्टॉपिंग उठाया। ठीक है, तो करना पड़ेगा इंपोर्ट, उसके बाद यूज करना, डायरेक्ट मत करना। ठीक है, तो आपको ये पूरा कोड चलने नहीं देगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा था, ये छोटा मोटा मेरा डेटा था, तो ये कम से कम 32 इपो तक तो चल गया। अब आप देखो यहाँ, यहाँ 32 पर रोक दिया इसने, वो क्यों रोक दिया, कारण क्या होगा इसको। ठीक है, जब इसको लगा कि मेरी अब लर्निंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो 10 का पेशेंस तो इसने रखा, यानी 32 पर रोक रहा है। 32 के बाद अब आप देखिए 32 पर रोक रहा है, यानी 22 से ही इसको लगने लग गया होगा कि मेरे को स्कोर बेटर नहीं मिल पा रहे। तो 22 के बाद 23 पर नजर डालो आप, 23 पर मेरी एक्यूरेसी आ रही है 0.9141, 0.9125, 0.91 जो भी ये आ रही है। ठीक है, एक्यूरेसी, वैलिडेशन, लॉसेस, आप स्कोर्स पे नजर डालो, बिल्कुल क्लोज क्लोज स्कोर्स हैं, बिल्कुल क्लोज हैं स्कोर। और क्योंकि ये क्लोज स्कोर्स हैं, 90, 91, 90, 91, उतने पे झूल रहा है ये, मतलब अपग्रेड ही नहीं हो रहा। आप देखो 23 के बाद, मतलब 22 क्या, 23 से देखो, ये पूरा आप जब इसको एनालाइज करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कोई ज्यादा बदलाव आ ही नहीं रहे। लॉसेस 2210, 2291, 2284, 2210, 2292, 2290, बस इतने ही घूम रहे। एक्यूरेसी वही 90, 91, 90, 91, उसी के आसपास जा रही है, तो फर्दर ट्रेनिंग हो नहीं रही। यहाँ वैलिडेशन लॉस देखो, 0.25, 0.24, 0.24, 0.25, 0.24, 0.25, 0.24, ऐसी चल रही। उसने पेशेंस रख लिया 10 का, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। अब देखो वैलिडेशन की एक्यूरेसी देखो, वैलिडेशन की एक्यूरेसी 88, 89, 88, 89, 88, 89, 89, 89, 88, ये एक जगह 90 आया, फिर 90, फिर 89, फिर 90, ये तो वैलिडेशन है, यानी आसपास ही घूम रही है वो। तो मतलब ज्यादा जब चेंज हो ही नहीं रहा मेरे स्कोर्स के अंदर, तो भाई मैं 100 तक क्यों चलाऊं। अभी 100 तक चलाओगे ना तो भी यही घूमेगा वो 88, 89, 90 करता रहेगा वो। 100 तक भी चलाओगे तुमको बैठे रहना पड़ेगा वहाँ, कोई मतलब नहीं है। तो इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा तो रोक दो यार इसे, बस बात खत्म हुई। तो कर लो अर्ली स्टॉपिंग, और इस बीच में जो भी अच्छे वेट्स आए उनको प्रिजर्व कर लो। ये है कोड का मतलब, रिस्टोर वेट्स, ये काम कर लो।
ठीक है, तो ये भी आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद भाई ऐसा है, अब रिग्रेशन का प्रॉब्लम उठा लिया, मेरे को लगा कि कैलिफोर्निया का घर का डेटा ले लो और उसमें रेगुलराइजेशन लगा देना, L1 L2। रेगुलराइजेशन भी पता है आपको, लीनियर रिग्रेशन में पड़ा पेनल्टी। ठीक है, आप क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन पे पेनल्टी लगाते हो, क्यों? क्योंकि वो ओवरफिटिंग पे जाता है तो पेनल्टी लगाते हो। ठीक है, और वो भी दो टाइप की पेनल्टी होती है, L1 होती है, L2 होती है, इनको कंबाइन करके तीसरी भी बना सकते हैं जिसको इलास्टिक नेट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो जो है, ठीक, एंड देन हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक, तो अभी तो L2 लिया है यहाँ पर, ऑल राइट, एंड देन कैलिफोर्निया का डेटा ले लिया, एक्सटेंड वो कर दिया, स्केल, ये स्केलिंग तो मैं कर ही रहा हूँ हर जगह। और यहाँ क्या करा, ये रेगुलराइजेशन लगा दिया L2, उसकी वैल्यू दे दी 0.01। ये एक रेगुलराइजेशन लगा दिया, कर्नल रेगुलराइजेशन लगा दिया, उसकी वैल्यू दे दी, और यहाँ दूसरे डेंस लेयर में फिर रेगुलराइजेशन लगा दिया, उसकी फिर वैल्यू दे दी। तो आपके ऊपर है, डेंस लेयर में रेगुलेशन डेंस लेयर में लगेगा, साथ में अलग से लेयर नहीं लगती है। आपने बैच नॉर्मलाइजेशन अलग से लगाते हो, ड्रॉप आउट अलग से लगाते हो, रेगुलराइजेशन अलग से नहीं लगेगा, ये डेंस के साथ ही लगेगा, है ना? ये है ना, अलग से लेयर नहीं बना रहे अपन। तो आपने रेगुलराइजेशन टर्म लगा दी L2। L2 होता है रिज। रिज क्या करता है, वो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने की कोशिश करता है कि भैया हो रही है, मैं अवॉइड कर रहा हूं तेरे को। दैट्स व्हाट इट डू। ठीक है, रिज, ऑलराइट। L1 भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले ये पता तो चले कि ओवरफिटिंग हो रही है। आपने तो अभी डायरेक्ट ही लगा दिया, खैर देखते हैं। ये देखो, क्योंकि अच्छा यहाँ लिखा है डेंस 1, ना कोई आखिरी में एक्टिवेशन फंक्शन लगाया ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन ही नहीं लगा रहे हो। भाई ये है प्रॉब्लम रिग्रेशन का, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुझे एक्टिवेशन इक्वल टू लीनियर लगा देना चाहिए था। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ आपके सामने, एक्टिवेशन इक्वल टू लीनियर लगाना चाहिए। एक्टिवेशन, ठीक है, जो आपने लिया है, एक्टिवेशन इक्वल टू लीनियर, क्योंकि सर यदि रिग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे हो तो एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में सिग्मोइड होता है, शॉर्ट मैक्स होता है, कम से कम रिग्रेशन में तो लीनियर हो। ठीक है, तो एक ही न्यूरॉन की आवश्यकता लगेगी मेरे को, उसी पे मेरे को रिजल्ट दिखाना है। एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर लगा दिया, पहले लगा नहीं था, आपके सामने मैंने लगा दिया। अब देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, रन करके देख रहा हूँ मैं कोड को। ये देखिए 50 इटरेशन तक चलाना है इस कोड को और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, लॉसेस MSC, मेट्रिक भी MAE, मेट्रिक MAE ले लिया, लॉस MSC ले लिया, ये आपके ऊपर है। ठीक है, MSC लेना है तो दोनों MSC ले लो, कोई इशू नहीं। तो इवेल्यूशन क्राइटेरिया ये होता है अपना, MSC MAE R2 स्कोर, लेकिन R2 स्कोर ले लिखते नहीं, MSC लिखोगे या MAE लिखोगे, है ना? रिग्रेशन में इतना ही चलेगा, R2 नहीं लगा रहे। चलो भाई ट्रेनिंग शुरू करिए। ये देखिए ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले तो लीनियर लगा नहीं था, मैंने आपको समझाने के तौर पे लीनियर लगा दिया। 50 तक चलना है और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चल रही है ट्रेनिंग। यहाँ भी अर्ली स्टॉपिंग लगा देना चाहिए था मेरे को, वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, जो भी है, यहाँ 0.42, 0.42, 0.41, बहुत 0.41, 0.40 देखते हैं। अभी तक लॉस थोड़े से कम होते नज़र आ रहे हैं शायद। ये देखिए, इसका प्लॉट बना लेंगे। ओके, तो क्लियर हो जाएगा। चलने दीजिए, तब तक मैं प्लॉट का कोड कॉपी कर लेता हूँ, तो प्लॉट से क्लियर हो जाएगा कि लॉसेस कम हुए या क्या हुआ उनके साथ। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो टर्म है नहीं यहाँ, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कोड का एक पोर्शन उठाना पड़ेगा, ये वाला बस, ओनली दिस थिंग, लॉसेस वाला। ठीक है, बाकी और नहीं होगा। ठीक, तो आता हूँ मैं कोड पर वापस। ठीक है, अभी ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे, कहाँ तक पहुँच गया? ओके, 48, 49, ठीक है, 50 भी हो गया। मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है 0.38, चलो कोई बात नहीं, कम पे कम एरर आया है। ठीक है, ये करते हैं। तो मैंने
क्या लिखा था यहाँ कोड के अंदर? वैलिडेशन स्प्लिट, लॉस मुझे देखना है। ठीक है, तो लॉस ट्रेनिंग का और वैलिडेशन का दोनों देखना है। लेट मी रन द कोड। पीएलटी, अरे मैट प्लॉट लिव लेना पड़ेगा यार, कोड तो शुरुआत से रन कर रहा हूँ ना। इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी, ये लेना पड़ेगा। लेट मी रन द कोड। ओके, अब इसको देखते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री असाइन नहीं करा था क्या यार ट्रेनिंग के दौरान? अरे ये तो गड़बड़ कर दी, हिस्ट्री लगाना पड़ेगा मेरे को। चलो हिस्ट्री कर रहा हूँ, और ईपो अब मैं कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ बस, वापस कौन चलाएगा यार। ठीक है, लेट मी रन द कोड, से 20 इटीरेशन तक चलाऊंगा बस। ओके, और देख लूंगा क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, लेट इट बी। ओके, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, चलने दीजिए। ठीक है, 20 तक चल गया, एंड लेट मी प्रिंट इट। देखते हैं क्या प्लॉट बनेगा अब स्कोर्स के हिसाब से। ये देखिए, बढ़िया है। ठीक है, ट्रेनिंग का लॉस कम हुआ, वैलिडेशन का लॉस भी कम हुआ। हाँ, वैलिडेशन थोड़ा सा बढ़ गया, ट्रेनिंग से थोड़ा सा ऊपर, फिर भी इतना तो चलाते हैं यार अपन, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इतना तो चला ही लेंगे अपन। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, लॉसेस कम होना चाहिए, हो तो रहे, बस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करा था आपने? रेगुलराइजेशन लगाया, वो भी L2 वाला। आपकी इच्छा हो तो सर एक काम करो सर, L1 भी लगा के बताई दो, L1 से क्या होगा, L1 भी लगा दो सर, रेगुलराइजेशन टेक्निक, और उसके रिजल्ट्स देख लो, बता दो क्या होते हैं। अच्छा, एक बात और है, इसके पीछे की गणित भी पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप मुझसे जनरेटिव में पढ़ रहे हैं और मशीन लर्निंग तो पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। यू शुड नो द मैथ्स बिसाइड्स इट। या L1 को पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ। ठीक है, कर लिया, एंड ये रहा L1। ठीक है, एंड देन दैट्स इट, चलाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चल रहा है ये कोड, और देखते हैं अब स्कोर क्या आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं और क्लियर करना चाहूँगा, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। रिग्रेशन के प्रॉब्लम में कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? समीशन ऑफ वाई पी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये होता है। आप इसमें पेनल्टी ऐड कर रहे हो, पेनल्टी ऐड कर रहे हो, पेनल्टी के नाम पर आप कह रहे हो L1, ठीक है, एंड L2, दो प्रकार की पेनल्टी होती है। L1 के बारे में आपको पता है, जो कि होता है लस्सो रिग्रेशन, लस्सो। और लस्सो में क्या करते हैं अपन, यू डू हैव व्हाट, जैसे y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन। तो लस्सो में क्या होता है, आप सम L1 में जितने भी कोइफिशिएंट्स हैं उनका आप क्या करते हो, सम लेते हो, दैट्स व्हाट यू डू। ठीक है, और ये इससे फिर क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो, जो आपकी इक्वेशन है उसका डिवीजन करते हो आप। ठीक है, लस्सो में ये काम होता है। ठीक है, फाइन। तो ये वाली बात है। और L2 में क्या होगा, L2 के अंदर आप सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट लेते हो, बीटा नॉट का स्क्वायर प्लस बीटा वन का स्क्वायर प्लस बीटा टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, इनका सम लेते हो और इससे डिवाइड करते हो, वो L2 होता है। और फिर एक जगह आप L1 प्लस L2 दोनों लेते हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टिक नेट। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ बोथ द रेगुलराइजर्स। ओके, तो खैर अभी यहाँ पर आपने L1 लिया फिर L2 लिया, ठीक है, ऐसा करके करा आपने। अभी ये L1 का रिजल्ट है, तो ये आ गया मेरे सामने। अभी स्कोर इसका MAE 0.45 आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, इसका भी प्लॉट बना के देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, लेट मी कंट्रोल C एंड शो द प्लॉट रिलेटेड टू इट कि क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, ये आ रहा है ऐसा, ये और स्मूथ आ रहा है। इस प्लॉट को देखकर तो और खुशी हुई हमें अपने डेटा पे।
यहाँ तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी दे दिए थे इसने, ये देखिए, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी दे दिए थे इसने। यहाँ तो बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, स्मूथ बिल्कुल कर्व आ रहा है। लॉसेस ऐसे ही तो होने चाहिए डाउन जाते हुए। तो मतलब L1 इज बेटर देन L2। मतलब L2 के अंदर ऐसा है, L2 लगा ये अवॉइड तो कर, ये अवॉइड करता है लेकिन डायमेंसिटी रिडक्शन नहीं करता। अपन जानते हैं L1 जो है वो डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक है, ठीक है। L1 डायमेंसिटी रिडक्शन टेक्निक है, ठीक है। वो फीचर ड्रॉप कर देता है, लेसो फीचर डायमेंसिटी सिलेक्शन करता है वो, ठीक है। L1 जो है लेसो है, वो फीचर सिलेक्शन टेक्निक है, ठीक है। वो फीचर्स को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, जो ओवर फिटिंग करते हैं। L1 ये काम करता है। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या करा, L1 का यूज करा, और जो ओवरफिटेड फीचर होगा उसको निपटा रहा होगा वो। इसी चक्कर में भाई मेरे को और बेटर स्कोर आ गया। L2 क्या करता है, L2 ड्रॉप नहीं करता लेकिन अवॉइड करता है, वो कोशिश करता है कि उनका इम्पैक्ट कम हो। तो करी भी उसने कोशिश, बुरे वाली बात नहीं है, ये करी उसने कोशिश, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई, ठीक है। लॉसेस कम तो हुए लेकिन फ्लक्चुएशन आया थोड़े, ठीक है। तो भाई ऐसी बात है, ये तो बिल्कुल बढ़िया आया। अब आप चाहते तो यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी लगा सकते थे कि सर चलो वो भी बता दो, यदि सर हम ये नहीं करते काम, तो आपको अब हमें हमको यदि टेस्ट करना हो कि प्लॉट्स कैसे दिखते हैं, हमें L1 भी नहीं लगाना, L2 भी नहीं लगाना, हमें सर बैच नॉर्मलाइजेशन लगाना है, तो क्या रिजल्ट आएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, हटाओ कर्नल रेगुलराइजेशन, हटा दो इसको, ठीक है। यहाँ भी कर्नल रेगुलराइजेशन हटा दो, ठीक है, कर दो खत्म। ओके, एंड इट्स बेटर यू कैन यूज बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ये यूज करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी बैच नॉर्मलाइजेशन का यूज करो, कंट्रोल सी इसके नीचे भी, ठीक है। यहाँ पर भी यूज करें बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन हमने जो है ऊपर ऐड करा था, उसी की तरह हम देख लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे कैसे क्या आते हैं। ये रहा बैच नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड ये इंक्लूड करना पड़ेगा, कंट्रोल सी। एंड ये कह रहा है कि हर जगह कॉमा भी लगाओ आप अपने आर्किटेक्चर में, तो लगा देंगे, खैर कोई बात नहीं, वो भी लगा देंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड, ठीक है। डेंस तो पहले से ही था, बैच नॉर्मलाइजेशन और कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा है, लगा दो, यहाँ लगा है नॉर्मलाइजेशन, लगा दो, लगा दो, ठीक है, कर दो। एंड लेट्स सी, MSC है बस, ठीक है, ओके, देखते हैं क्या होता है। लेट मी रन द कोड। ये कह रहा है बैच नॉर्मलाइजेशन इज नॉट डिफाइंड। बैच नॉर्मलाइजेशन स्पेलिंग सही लिखी है, बैच नॉर्मलाई स्पेलिंग गलत लिखती है, लाइजेशन, लाइजेशन, ठीक है, गलत स्पेलिंग लिखा है तो फिर लफड़ा हो गया, ठीक है। चलिए ट्रेनिंग चल रही है, अब देखते हैं कि बैच नॉर्मलाइजेशन लगाने से क्या हो रहा है, स्कोर बदलेंगे, प्लॉट कैसा आएगा, समझना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि इस छोटे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही आर्किटेक्चर कैसे बनाना है उसकी बातें समझ में आ रही है। L1 करा तो यदि ओवरफिटेड मॉडल था तो भैया वो सुधर गया, L2 करा तो भी सुधर गया लेकिन थोड़ी सी उसने लफड़े धफड़े दिए आखिरी में। अब नॉर्मलाइजेशन लगा के देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति बनती है, इससे सुधर जाएगा क्या, इससे एरर और कम हो जाएंगे क्या, मेरे को कर्व अच्छा मिल जाएगा क्या, तो देखते हैं। ठीक है, चल गया, 0.46 जो है एवरेज एरर आया है। अब देखते हैं, इस कोड को मैं रन करता हूँ, हिस्ट्री से पता चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, ये रहा, यहाँ पर लगा देता हूँ। हाँ अब देखिए, आपने बदली लेयर, तो अब आप देखिए फ्लक्चुएशन, और अच्छा वैलिडेशन लॉस जो है ट्रेनिंग का वो तो गिरा 1.6 से, फिर नीचे गिरते हुए नीचे आया, लेकिन भाई मेरा वैलिडेशन का लॉस तो पहले से ही कम चल रहा था, वो शुरू पहले से ही कम रहा, लेकिन फ्लक्चुएशन दिखाए उसने, ट्रेनिंग से कम नहीं हुआ, उससे कंपैरेटिव रहा, लेकिन फ्लक्चुएशन तो दिखाया उसने, स्मूथनेस नहीं है।
यहां पर। ठीक है, ऑलराइट। तो ओके, तो जो है ये बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्कोर किस पे अच्छे आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो है इससे बेटर स्कोर तो मेरे को प्रीवियस वाले पे आ रहे थे। और यदि एक चेंज और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं करना चाहूंगा इस आर्किटेक्चर में, ड्रॉप आउट लगा देता हूँ, वो एक चेंज और देखना चाहूंगा। तो आपको ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये स्थिति बनती है, ये चेंजेस बनते हैं जो कि मुझे अपने आर्किटेक्चर में करना रहता है। ठीक है, कभी ये करना कभी वो करना, तो मैं ड्रॉप आउट ला के देखता हूँ। ठीक है, ड्रॉप आउट कितने का ड्रॉप आउट लगा दूं सर? 0.5 का लगा दो आप, इन जनरल 0.5 का लगा रहे थे तो ये चलने दो। ठीक है, यानी 50% न्यूरॉन्स को मैं ट्रेन नहीं करूंगा, सो ड्रॉप आउट कर दिया। एंड 50% न्यूरॉन्स को मैं ट्रेन नहीं करूंगा, 0.5 कर दिया। ड्रॉप आउट मैंने नहीं लिखा था तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉप आउट ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं जो है इसको रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होगा। फिर से ट्रेनिंग चल रही है। अब मैं 50% ऑफ द न्यूरॉन पर इटीरेशन लेकर चलूंगा और देखता हूँ एरर कम होते हैं या नहीं होते। और आपको ये भी देखना है कितने न्यूरॉन। अच्छा, एक डेंस लेयर है 64 न्यूरॉन, अगली डेंस लेयर है 32 न्यूरॉन, फिर एक जो डेंस लेयर है उसमें 1 न्यूरॉन। एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर। ठीक है, ये कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे। ऑलराइट, ये ट्रेनिंग पूरी चल गई। एंड लेट्स सी अगेन, मैं हिस्ट्री का प्लॉट बनाता हूँ। दिस इज माई हिस्ट्री प्लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। और ये पता करेंगे कि क्या स्थिति बनी है। अरे, अब देखिए क्या स्थिति बनी। ये तो वो स्थिति है जो मैं चाहता था, ये आइडियल ऑफ द आइडियल स्थिति है। क्यों? क्योंकि सर वैलिडेशन का लॉस तो ट्रेनिंग से कम होना चाहिए, और सर ओवरऑल लॉस भी कम होने चाहिए। लॉस तो गिरने चाहिए थे, लॉस तो गिरने ही चाहिए थे, तो गिरे। है ना, ट्रेनिंग का भी लॉस कम हुआ, वैलिडेशन का भी लॉस कम हुआ, लेकिन सर वैलिडेशन का लॉस तो ट्रेनिंग से कम है। और तो ये तो सर और अच्छी बात है, तो चाहिए रहा था। ठीक है, तो ड्रॉप आउट ने तो मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे दिया। ओके, ठीक। और क्यों ऐसा हुआ कि भाई देखो, डेटा सेट तो वैसे ही छोटा था, तुमको सारे न्यूरॉनों की ट्रेनिंग मारोगे तो ओवर फिटिंग होगी, तो ड्रॉप आउट करो तो बेटर है ना। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन लगा दो, चाहे L1 लगा दो, चाहे L2 लगा दो, तुम कर तो सारे न्यूरॉनों की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन तुम डेटा के साथ हेरा फेरी कर रहे थे। है ना, बीच में कभी डेटा को नॉर्मलाइज कर दो, कभी तुम फीचरों को ड्रॉप कर दो, ये कर रहे थे। लेकिन अब मैंने जैसा जैसा डेटा था वैसा की वैसे ही दिया, लेकिन ड्रॉप आउट लगा दिया, न्यूरॉनों की ट्रेनिंग 50% कर दी मैं और इस स्थिति में आ गया। तो आप देखो, डेटा वही, आर्किटेक्चर के कोई भी लेयर के बदलाव के कारण कितनी स्थिति बदल जाती है। अब आपको ये मैं कोड तो खैर मैंने अपडेट कर दिया, शेयर तो पहले भी कर दिया था, अब अपडेट कर दिया। और अब जब इनको देखोगे कि यार अबे ये ऐसा करा था तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा करा तो ऐसा दिख रहा है, और ये क्या है ये। तो भैया ये तो ठीक है, जैसा आपने मैथ्स लगाई, उन्हें जैसी लेयर का यूज करा वैसे रिजल्ट आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं सबको एक साथ ठोक देता हूं। ठीक है, सबको बोलता हूँ कि एक काम करो यार कि तुम जो है रेगुलराइजेशन भी लगा दो, तुम ड्रॉप आउट भी लगा दो, और सर तुम बैच नॉर्मलाइजेशन भी लगा दो सर, सब लगा दो। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम और कम से कम लॉस निकाल सकते हैं क्या, इससे भी और कम लॉस हो सकते हैं क्या हमारे पास। ठीक है, और आप एक काम करो सर, रेगुलराइजेशन तो लगाया ही था आपने, और सर यहाँ ड्रॉप आउट और नॉर्मलाइजेशन और लगा दो सर। ठीक है, तो आई एम पिकिंग अप द ड्रॉप आउट, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इस आर्किटेक्चर में ड्रॉप आउट भी लगा देता हूँ। ये रेगुलेशन तो लगा ही दिया, और मैं यहाँ पर ड्रॉप आउट भी लगाऊंगा। इसके पहले मैं बैच नॉर्मलाइजेशन लगाऊंगा, बैच नॉर्मलाइजेशन ये लगाया मैंने।
ठीक है, ये लगाया, एंड यहाँ पर भी कंट्रोल सी, यहाँ पर भी रेगुलराइजेशन करने के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन भी लगा दिया और ड्रॉप आउट भी लगा दिया, दोनों लगा दिए। ठीक है, मतलब अब सारी ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई मैं पहले तो स्केल करके डेटा दिया, उसके बाद उसको नॉर्मल रेगुलराइज अलग कर दिया, यानी ठीक है आपने L1 लगा दिया, उसके जो ओवर फिटिंग वाले फीचर थे उनको निपटाने की बात कर रहे हो, उसके बाद जो डेटा निकला उसको नॉर्मलाइज अलग करा, और फिर ट्रेनिंग भी आपने 50% कर दी न्यूरॉनों की, ये काम करा। चलो रन करते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन इज नॉट एडेड, बैच पीएटी नॉर्मलाइजेशन इज नॉट एडेड, कहाँ ऐड नहीं करा मैंने? सर वो एन कैपिटल करना पड़ेगा। कहाँ पर एन कैपिटल करना है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फिर से। चलो ठीक है भाई, बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो उसको ठीक कर दिया। ठीक है, और ये देख लीजिए, अब ये लॉस बड़े भारी आ रहे हैं, आपको पता चलेगा। शुरुआत में 6 से शुरू हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 पॉइंट हुए, और वहां पर अपने पास पॉइंट में ही लॉस चल रहे थे। ठीक है, चलने देते हैं। ओके, लेट इट बी, कहाँ तक पहुंच गया है? ओके, लॉस 0.6 वगैरह वहाँ तक आ रहा है। मैं तो आखिरी प्लॉट देख लूँगा हिस्ट्री वाला, उससे पता चल जाएगा कि मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई है। ये नंबरों का तो खेल कौन समझेगा। ठीक है, जो भी आएगा आएगा, वो मेरे को हिस्ट्री में क्लियर हो जाएगा इसके प्लॉट बनाने में। ठीक है, प्लस करता हूँ, यहाँ हिस्ट्री का प्लॉट लगाता हूँ। अब देखिए भाई, अब बताइए ये सही है या गलत है, क्या है? और देखना भाई, लॉस लॉस अब ये 1 पॉइंट यानी कि ये 0.5 के आसपास कहीं है ये लॉस। यस, बताइए क्या स्थिति बन रही है? ये बेस्ट दिखा रहे हैं आप मुझे, कह रहे हैं कि सर बेस्ट रिजल्ट आया है ये। वैलिडेशन ट्रेनिंग से कम है, ट्रेनिंग ऊपर है, और बिल्कुल दोनों की टक्कर में चल रही है हिसाब किताब बातें। आपको जो फाइनल लॉस मिल रहा है ये कह रहा है कि जो टेस्ट का लॉस मिल रहा है, टेस्ट एम वो मिल रहा है 0.48, है ना? टेस्ट डेटा का ये आपको जो है लॉस मिल रहा है 0.48। और ऊपर वाली जितनी भी अल्गोरिदम्स हैं, ये ऊपर वाली जो एक एल्गोरिदम थी उसमें टेस्ट का लॉस था 0.42, यहाँ पर लॉस कम था, टेस्ट डेटा पे थोड़ा सा कम था, है ना? वो 0.48 बोल रहा है, ये 0.42 बोल रहा है। लेकिन यहाँ इसका जो प्लॉट था आपने देखा, ये भी अच्छा ही प्लॉट था, है ना? बुरा नहीं है ये भी, है ना? ट्रेनिंग के नीचे तो वैलिडेशन आ रहा है, तो ये भी अच्छा था। ऊपर चलते हैं। अब आप ये कहें कि सर दूसरा क्या लॉस आ रहा है, ये वाला, इसका लॉस आ रहा है 0.46। ठीक है, तो ये 0.48 से है तो छोटा, ठीक है, लगभग थोड़ा सा मतलब नियर बाय पहुंच गया। और इसका प्लॉट में आपने फ्लक्चुएशन देखे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो अलग अलग लेयर को जोड़ने के बाद जो मेरी स्थिति यहाँ पर एम आ रहा 0.45, तो कम से कम अपन 0.42 तक ले जा सकते हैं लॉस को। इतना तो मेरे को इन लेयरों को लगाने के बाद समझ में आया है, जो भी छोटे से आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी 3 लेयर के आर्किटेक्चर में आप इतनी कलाकारी कर सकते हो कि लॉस को 0.42 तक ले जा सकते हो। बाकी जो है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये देखो, ये तो और 0.40 आ रहा है। लेकिन आप इसका आर्किटेक्चर देखो यहाँ, मतलब आर्किटेक्चर तो ठीक है, इसका प्लॉट भी देखिए, बाद में वैलिडेशन के लॉस बढ़ गए। मैं चाहता हूँ कि वैलिडेशन के जो लॉस हैं वो बड़े तो हैं, अब टेस्ट पे तो ये दे रहा है ऐसा, लेकिन कहीं फिर भी मॉडल ओवरफिटेड ना हो, है ना? ये भी लफड़ा हो जाता है। ओके, तो कई पैरामीटर से कई बातें ऐसी। अब यहाँ ये चलो, ये तो अलग चीज है, एक्यूरेसी पर आ गए। तो आपने 0.40 से 0.48 तक के टेस्ट डेटा पर लॉस बनते हुए देखे। ठीक है, और आपने जब मुझे फाइनलाइज कर दिया कि सर ये वाला जो प्लॉट आया, आपने सब लगा दिया वहां पर, ये वाला प्लॉट सर हमें उचित नजर आ रहा है, ये 0.48 है, इतने लॉसेस हैं, इतने कम कर मतलब जो है टेस्ट डेटा पर इतनी मेरे को मिलने की संभावना है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये बात है जो हमें लगी। ओके, तो इसमें से, हाँ, यस यस श्रीधर, आज द क्वेश्चन।
सर जब आपने ड्रॉप आउट लगाया सर हम्म। इस आर्किटेक्चर में, हाँ। सर तब हमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते सर, तो क्या सर वो एक्सेप्टेबल है सर ड्रॉप उतने आउट पे कहाँ लग रहे हैं फ्लक्चुएशंस? आपको? ड्रॉप आउट हमने यहाँ पर लगाया और आपको लग रहा है यहाँ पर छोटे मोटे हैं ये सर वो ये बहुत। ये बोल रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, थोड़े जी बहुत तो सर। आएंगे श्रीधर। ठीक है, एग्जैक्टली यदि हम बोलें कि बिल्कुल स्मूथ आ जाए तो ऐसा तो नहीं है। बस हमें देखना है कि मॉडल जो है लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ देखें कि जो 0.7 से शायद लगभग ये शुरू हुआ है। 0.7 से ये 0.4 पर आने के बाद एक बिल्कुल जो है लीस्ट लर्निंग की स्थिति में था ये। ट्रेनिंग के साथ तो चलो ठीक है वो ऐसा, लेकिन यहाँ पर लीस्ट लर्निंग की स्थिति बन रही है, मतलब बिल्कुल फिक्स हो गया। इससे ज्यादा वैलिडेशन स्कोर कम ही नहीं हो रहा। ठीक है, और बहुत माइन्यूट से फ्लक्चुएशन है जिसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, है ना, इसको कोई इशू नहीं है, गोइंग टू एक्सेप्ट इट। जी सर। है ना, वैसे तो सारे ही अपने प्लॉट अच्छे आ रहे हैं। और यदि आपको सबसे मिनिमम लॉस वाला बोलना तो ऊपर वाला था, वो तो 0.40 था टेस्ट का स्कोर का, वो तो सबसे कम था। ठीक है, खैर एनीवेज आपने इतने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और ये पता लगा रहे थे कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ठीक है, मिल गया मुझे। ओके, तो ये रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम था जिस पर मैं अभी काम कर रहा था। एंड देन फिर जो है अगेन अब मेरे पास फिर क्लासिफिकेशन डेटा ले लिया मैंने, और लर्निंग रेट को मैं डायनामिक बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लर्निंग रेट भाई तुम डायनामिक हो जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ मैं करके चल रहा हूँ। रेट शेड्यूलर ले लिया, कॉल बैक इक्वल टू लर्निंग रेट शेड्यूलर, ये ले लिया। तो ये भी काम कर सकते हो आप। अगेन ओवरफिटिंग के लफड़ों से बचने के लिए ये एक एडिशनल पार्ट ऑफ कोड है। दिस इज द लर्निंग रेट शेड्यूलर फंक्शन। यदि ईपो 10 से कम है तो जितना लर्निंग रेट है उतना ही लो, और जैसे ही ईपो 10 के ऊपर हो गए तो लर्निंग रेट को बदल दो, ऐसा कर दो आप। तो यू कैन मेक अ लर्निंग रेट डायनामिक ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स लर्निंग रेट ही लिया जाए और उसी पर ही तुम अपने मॉडल को ट्रेन करवाओगे। देखिए क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर तो मैं सबको पढ़ाने की एक ही जैसी एफर्ट कर रहा हूँ, सब सुन मेरी बातें वही रहे हैं, सबको सब ऐसा जो है। लेकिन क्या होता है कि कितने सीखने, मतलब ये रहता है ना मैटर कि देर आर इन क्लास देर आर एवरेज स्टूडेंट, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे आर वीक स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, और जो सीखना चाहता है उसी के कंटेक्स्ट में बात करें, जो नहीं सीखना चाहता है फिर भी आप उसी के पीछे लगे हुए कि तू सीख, तो टाइम वेस्टिंग वाला मैटर है। ठीक है, तो ये लर्निंग रेट को डायनामिक करना ये अपन ऑप्टिमाइजर में पढ़ेंगे, वहां वहां और डिटेल में बताऊंगा कि लर्निंग रेट को फिक्स ना रखो आप, लर्निंग रेट को डायनामिक कर दो, लर्निंग रेट को चेंजेबल कर दो। तो उसमें क्या होगा कि भाई मेरे जो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगे और जो सारी बातें होंगी वो, ठीक है, उसको मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि लर्निंग रेट स्टैटिक रहेगा ना तो फिर वो अगेन देर इज अ वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कोलैप्स करने का, और जो ओवरफिटेड मेरा जो है मॉडल, वो कई इश्यूज रहते हैं। तभी यहाँ पर मैंने शेड्यूल करा, लर्निंग रेट को डायनामिक करा। ये कहा कि 10 इटरेशन तक जितना लर्निंग रेट है उतना ही लगाना, और 10 के बाद यदि तुम बढ़ जाओ ना तो ये वाला लगा देना। ठीक है ना, 10 तक तो आप सीख चुके होगे, तो अब आगे मैं लर्निंग रेट और कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपने लर्निंग रेट लगाया, और मैं यहाँ का भी हिस्ट्री कर देता हूँ और इसका भी प्लॉट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। ईपो मैं यहाँ के 20 कर देता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको एक स्कोप मैंने और बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग रेट 0.10 है 10 इटरेशन तक, उसके बाद लर्निंग रेट देखो कम हो गया। ठीक है, लर्निंग रेट कम पे कम हो गया, और टेस्ट एक्यूरेसी मेरे मॉडल की आ रही है 91%, और मैं देखना चाहता हूँ मॉडल का बिहेवियर क्या है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी है तो लेट मी गो बैक अगेन विद द कंप्लीट जो हिस्ट्री। हाँ, ये मुझे पूरा उठाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल सी। ओके, और ठीक है ये करा हमने। ठीक है, ये मेरा कोड आ गया है, लर्निंग रेट डायनामिक रखा है। ओके, एंड ये देखिए एक्यूरेसी बढ़ी, लॉस घटे, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी वैलिडेशन से ज़्यादा है, मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ दर्शा रहा है।
ठीक है, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी वैलिडेशन से बड़ी है। और कितनी बड़ी बड़ी है, कितना ज्यादा गैप है ये भी पता चल जाएगा। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 97, वैलिडेशन की एक्यूरेसी 92, 5% का गैप है। तो 5% तक का तो अपन धका लेंगे। ठीक है, 4-5% तक का मैनेजेबल है। लेकिन आप देखिए, पहले वैलिडेशन बढ़ा था, बाद में वो बढ़ तो रहा है, लर्निंग तो हो रही है ना। एक्यूरेसी बढ़ने का ये सिग्नल है कि लर्निंग तो हो रही है। लेकिन फिर भी इशू है थोड़ा, इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। लॉस में भी देखो, लॉस तो कम हो रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग के भी कम हुए, वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग के, इसके वैलिडेशन के भी कम लॉस हुए। लेकिन वैलिडेशन के लॉस ट्रेनिंग के लॉस से ज्यादा है। यानी अभी भी गुंजाइश है आर्किटेक्चर में कि बदला जा सके। और ये काम ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि तुमने रेट शेड्यूलर लगाया था। ठीक है, पहले आपने अलग और रेट शेड्यूलर, ये लफड़ा बताऊं कहां से हुआ, 10 इटरेशन के बाद से हुआ। ये 10 के बाद ही शुरू हुआ है लफड़ा। क्योंकि पहले तो यार मॉडल अच्छे से लर्न कर रहा था, देखो, अच्छे से लर्न कर रहा था। ये 2-2.5 इटरेशन के बाद कम हुआ, 10 के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है ये, 10 के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ठीक है, ऐसा है, चेंजेस भी किया जा सकता है। ठीक है, अपने कोड के अंदर चेंजेस की, मुझे तो ये अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंटेशन बताना है आपको कि ऐसा करो तो क्या होगा, वैसे करे तो क्या होगा। ठीक है, तो रेट शेड्यूलर आप ये लगा रहे थे, डायनेमिक बना रहे थे अपने लर्निंग रेट को, ताकि वो फिक्स ना रहे। ऑल राइट, एंड जो है, मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल सके। हालांकि अभी आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट इस तरीके के मिल रहे हैं, ओवर फिटिंग की तरफ थोड़ा मॉडल जा रहा है। ऑल राइट, सो दैट इज द सीन। चलिए ठीक है, इसी सीन के साथ मैं क्लोज करता हूँ, और अगला मेरा जो लेक्चर होगा वो अब होगा सीधे किस पर, दैट विल बी बेस्ड अपॉन ऑप्टिमाइजर। ठीक है, अब हम ऑप्टिमाइजर ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सीधा शुरुआत से स्टार्ट करूंगा ऑप्टिमाइजर। ये जो कोड मुझे बताने थे मैंने बता दिया आपको।